बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मरियम हाशमी और प्रोग्राम ब्रांच टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की सुबह जो है वो सबकी बखैर हुई होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चों की उस छोटी और नाजुक दुनिया की जिसको देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं बल्कि दिल चाहिए। जी हाँ, हम आज जानेंगे कि किस तरह उनके छोटे छोटे दिल बड़े बड़े जज्बात रखते हैं और किस तरह उनके एहसासात को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिस पे आज हम बात करेंगे कि उस्ताद और वालिदैन उनकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं, उनके एतमाद को बनाने में उनका रवैया किस कदर अहमियत का हामिल है। तो ये जो बातें हैं हम सम टाइम ले लेते हैं कि भाई बच्चे हैं, बच्चों को समझाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह हमारा वे है, जिस तरह हमारा तरीका है उनसे बात करने का, वो बहुत उनकी शख्सियत पे असरअंदाज होता है। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती हैं, बच्चों के साथ काम करती हैं और बच्चों के मसाइल को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अर्जुमंद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी कैसी हैं हैं डॉक्टर मरियम साहब, आप? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके साथ हम अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कुकिंग कॉर्नर है। कुकिंग कॉर्नर में हम देखते हैं आज मदीहा हमारे लिए कौन सी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है मदीहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मदीहा, आज क्या बना रही हैं? जी। आज मैं आपको सैलेड बनाना बताऊंगी चिकन के साथ, और डिफरेंट किस्म के आप इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चने ऐड कर सकते हैं। मैं आपको 2 डिफरेंट वेरिएशन से सैलेड बनाना सिखाऊंगी जो कि हेल्दी भी होगा, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होगा और 1 मील में ही आपको सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। सो अपने मेन मील को आप इसके साथ स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिया है बॉइल्ड चिकन, जो मैंने नमक और सिरका डालकर इसको 1 टेबल स्पून सिरका डाला और इसको बॉईल कर लिया था। और ये मैंने योगर्ट लिया है, ये कॉर्न्स हैं, ये मेरे ऑलिव्स हैं, ये चना है, ये रेड बीन्स हैं और इसमें ये आप डाल सकते हो सफ़ेद तिल हैं, ये मैंने बीज लिए हैं, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, ये सब वेरिएशन के साथ मैं आपको 2 डिफरेंट किस्म के सैलेड तैयार करना सिखाऊंगी। जी ज़बरदस्त मदीहा, आज तो आप बड़ी हेल्दी किस्म की जो है वो डाइट है हमारे लिए लेकर आई हैं जी और उम्मीद है कि आप जो है ना आज आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे और अपनी जो है मील्स के साथ इसको आप जो है ज़रूर बनाएंगे। जी, चलते हैं डॉक्टर अर्जुमंद की तरफ। डॉक्टर अर्जुमंद, सबसे पहले तो मैं आपसे आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, ज़रा अपने बारे में बताइए हम सबको। अम, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुमंद रज़ा है मेरा नाम। जी। और मैंने पीएचडी किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में डेनवर यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, सिल्वा और रेकी की मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ और आईईपी जो मेरी स्पेशलाइजेशन भी है। उसके साथ साथ कि मैं स्पेशल नीड बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी ट्रेन करती हूँ, टीचर्स को भी ट्रेन करती हूँ। कैम्ब्रिज की तरफ से ट्रेनर हूँ स्पेशल नीड बच्चों की। तो उसके अलावा अब क्या है, रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट हूँ, जिसमें हम ख़ास तौर पे हम देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप है, ये सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का आपस का रिलेशनशिप है वो सही रहे, ये दोस्तों का रिलेशनशिप जो है वो भी सही रहे। या जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें भी आप जो बहुत सारे जितने रिलेशनशिप आते हैं आपकी ज़िंदगी में वो सब सही 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 से रहें। उसके अलावा ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड ट्रॉमा थेरेपिस्ट भी हूँ। और इन सब चीज़ों के साथ साथ पहला जो प्रोग्राम कुरान मजीद का जो डिज़ाइन किया गया था स्पेशल नीड बच्चों के लिए, वो बुक भी मैंने लिखी थी, वो पूरी रूल बुक जो है जिसमें हम डिस्लेक्सिक बच्चे जो होते हैं उनके साथ क्योंकि उनको जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कुरान मजीद पढ़ने में कि वो उनको समझ में नहीं आता कि ये बा है या बे है या ना है, नून हम्म। है, बा है ना है, त है या है, तो उनको समझ में नहीं आता, जीम है या खा है, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। तो उनके लिए भी जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, या फिर जो बच्चे से देख नहीं सकते तो ब्रेल पे जो काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो छोटी रूल बुक है वो भी मैंने डिज़ाइन की है। सही। अच्छा अर्जुमंद, यही आपकी माशाल्लाह नॉलेज इतनी ज़्यादा है, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जैसे आपने बात की है कि बच्चों को कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स भी समझ नहीं आती, बच्चे अपनी बात समझाने के लिए क्या करें, क्या बेहतरीन तरीका है या क्या बेहतरीन तरीका है कि आप वो बात समझें उनकी? कोई ऐसे, इधर से हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। बच्चे जो हैं वो 2 साल की उम्र में एक बच्चा बोलना शुरू कर देता है, वो सही। 12 से 15 अल्फाज जो है वो सही से बोल रहा है, अपनी बात बता सकता है, समझा सकता है। लेकिन जहाँ हम बच्चों के इमोशंस की बात करते हैं ना, बच्चा जो
एक 24 साल का बच्चा भी है, मैं उसे बच्चा ही कहती हूँ, वो भी अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता सही तरीके से। और सही। उसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं किया जाता। हमने बच्चों को बताया ही नहीं कि जो इमोशंस तुम फील कर रहे हो ये कौन से इमोशंस हैं। जब उसको उसके पास वो वोकेबलरी ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं कि इस इमोशन का नाम क्या है, तो वो किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा। सही। तो फिर उसके लिए आप क्या एडवाइस करती हैं? क्या पेरेंट्स की सपोर्ट ज़रूरी है, असातिज़ा की सपोर्ट ज़रूरी है, कहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए? पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो एक इमोशनल व्हील जो होता है ना, वो बच्चों को दिखाएं कि देखो ये इमोशंस ऐसे हैं। अब तो नॉर्मली भी जो ना, पहले होता था कि ये सारी चीज़ें अवेयरनेस इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। अब सही। इंटरनेट पे आपको आराम से मिल जाएंगे, इमोशनल व्हील मिल जाएगा आपको, इमोजीज इस तरीके से मिल जाएंगे जो हम, अगर ऑटिस्टिक बच्चा है या एडीएचडी बच्चा है या नॉर्मल भी बच्चे हैं, हम उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये इमोशन है, ये इमोशन है। तो बच्चे क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो उनको उनको नहीं पता कि कौन सा जज्बा कौन सा है, जज्बात कौन सा है। सो आया कि ये इमोशन जो है ना वो सैडनेस का है या गुस्से का है, तो वो गुस्से को भी जो है ना वो आसुर्दगी जिसे कहते हैं, सैडनेस हुँ, समझ रहे हैं, हुँ। या फिर जो है ना वो सैडनेस को जो है ना वो एंगरनेस समझ रहे हैं। उनको समझ में नहीं है, वो बहुत मिक्सड अप हुए हुए होते हैं। इसी वजह से जब बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सही। उनको पता नहीं है। तो जज़्बाती तौर पर बच्चों को बेहतर बनाने के लिए क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? देखिए, जज्बात, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक दो लफ्ज़ों को जोड़ देने का नाम नहीं है। सही। इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो हम पूरा काम कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी पिछले दिनों ट्रेनिंग्स चल रही थी इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो वो 15 दिन की ट्रेनिंग थी। वो पेरेंट्स को ट्रेन किया गया था, बच्चों को ट्रेन किया गया था इमोशनल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के और भी मज़ीद 7 किस्में हैं, 7 टाइप्स हैं जिसके ऊपर काम हम कर रहे होते हैं। उसमें हम बच्चों के अंदर एम्पैथी होनी ज़रूरी है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो जब पेरेंट्स को ही नहीं पता, जो फॉर एग्जांपल मुझे ही नहीं पता कि मतलब किसी चीज़ का खाने का टेस्ट कैसा होगा, तो मैं अपने बच्चे को किस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। जब मुझे नहीं पता तो मैं बनाऊंगी नहीं घर में, जब मैं घर में बनाऊंगी तो बच्चों को भी नहीं पता होगा। तो पेरेंट्स को अगर पता होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस है और उसको किस तरीके से सही करना है, अगर पेरेंट्स की अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस सही है तो वो बच्चों की सही कर पाएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद चीखम पुकार कर रहे हैं घर में और एक शोर मचा हुआ है, क्योंकि देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस उसी वक्त सही होती है, इम्प्रूव होती है, जब घर में कामनेस होती है। सही। लेकिन अगर घर में कामनेस नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं भी लड़ाई हो रही, लेकिन अगर बाप जो है ना वो टीवी पे मुस्तकिल न्यूज़ चल रही है, शोर शराबा हो रहा है, गाने चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है या कुछ और चीज़ें चल रही हैं, मुस्तकिल जो वॉइसेस हैं जो वो घूमे जा रही हैं पूरे घर में, वो आवाज़ें घूम रही हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, एक हंसी की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है, या कुरान मजीद की एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ है, रिलीजियस आवाज़ जिसको हम कहते सही। हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपके ब्रेन को काम करती हैं। उसके अलावा जितनी आवाज़ें हैं वो सब एक डिफरेंट फ्रेम पे चल रही हैं, एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ चल रही हैं, एक डिफरेंट एनर्जी के साथ चल रही हैं, और वो सब की सब असर कर रही हैं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे। सही। अच्छा अर्जुमन, ऑटिस्टिक बच्चों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आम बच्चे भी जब वो कहते हैं नो सुनने की किसी को आदत नहीं है, आप बच्चों को समझाते हैं कि ये बात नहीं करनी, इस बात का ऐसे तरीका है। कुछ पेरेंट्स बहुत बिहेव करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर पेरेंट्स जो है स्टार्ट में शाउट शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे जो नो सुनना है उसको कैसे पेरेंट्स बर्दाश्त करें, या बच्चों में ये कैसे कम किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ मैं वही बात करी ना कि शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। सही। ठीक है, हमें क्या लगता है, हमें नो का मतलब क्या लगता है, अगर मैं 100 पेरेंट्स से पूछूं, 100 में से 100 ये कहेंगे कि नो का मतलब नहीं है। लेकिन नो का मतलब ये होता है अभी नहीं। नो का मतलब है अभी नहीं, नॉट राइट नाउ। ये है असल नो का मतलब। तो फॉर एग्जाम्पल मुझसे आप पूछें कि चाय पियेंगी अर्जुमन, और मैं आपको कहूँ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं पीऊंगी, इसका मतलब ये कि मैं अभी नहीं पीऊंगी। सही। तो जब बच्चों को भी जब पेरेंट्स ये बात समझ जाएंगे ना कि नो का मतलब है अभी नहीं, तो ये बात बच्चे जो को भी समझाना आसान हो जाएगा, कि वो पेरेंट्स आराम से समझा पाएंगे कि अगर हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं ना कि ये काम नहीं करो, तो उसका मतलब है कि अभी इसका सही वक्त नहीं आया, अभी नहीं कर सकते आप ये काम। अगर बच्चा जिद कर रहा है, मार्केट में लेट गया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैं उसको कह रही हूँ कि, तो मुझे नो डायरेक्टली नहीं कहना। वो एक मेथड कहा जाता है जिसको हम कहते हैं सैंडविच मेथड, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या सुना हो। तो सैंडविच मेथड बच्चों के साथ पेरेंट्स को खास तौर पे यूज़ करना चाहिए, खास तौर पे वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अंडर 16 हैं।
वो मेथड क्या होता है? वो मेथड ये होता है कि जिस तरीके से सैंडविच होता है ना, ऊपर एक ब्रेड का स्लाइस होता है, नीचे एक ब्रेड का स्लाइस होता है, और सही। बीच में जो ना मेन चीज होती है। तो हम जब बच्चों को नो करते हैं ना, तो वो जो बीच का नो है ना, उसके ऊपर भी पहले हम अच्छाई लगाते हैं और अच्छी बातें करते हैं, उसके बाद भी हम अच्छी बातें करते हैं कि हमें पता है यू आर द बेस्ट चाइल्ड, आप तो सबसे अच्छे हो, आप तो हर हर बात मानते हो। अभी नहीं, लेकिन जैसे ही आप ये काम कर लोगे ना, अच्छे ग्रेड्स ले आओगे, ये कर लोगे, हम फॉरन कर लेंगे। तो वो ये जो सैंडविच मेथड है, ये बच्चों के लिए बहुत अहम होता है, खासतौर पे अगर पेरेंट्स सीख जाएं। ना सिर्फ बच्चों के लिए, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप में डायरेक्ट बात बोलना उसको इंसल्ट करने के बराबर होता है। बेहतरीन बात है अर्जुमन, ये बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त मैं कहती हूँ आपने टिप दी है कि कभी नहीं, नहीं का मतलब कभी नहीं, नहीं अभी नहीं। मतलब बच्चों को अब इस चीज़ का हौसला हो कि हम ये चीज़ कर सकते हैं थोड़े से टाइम के साथ। जैसे बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी करना चाहते हैं जो आप कहते हैं थोड़े आप बड़े हो जाएं, आप समझदार हो जाएं, तो आप ये कर सकते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस तरह की मोटिवेशन जब हम बातें करते हैं, बच्चे मोटिवेशनल हो जाते हैं, तो उससे उनकी पर्सनालिटी पे बड़ा असर पड़ता है, उनकी शख्सियत जो है वो खूब निखर कर आती है। अजमत, आपके साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मदीहा से पूछते हैं, मदीहा रेसिपी कहाँ तक पहुंची? जी, मैंने चिकन को नाइफ़ के साथ ही छोटा-छोटा कट कर लिया, और इतना बड़े पीसेस नहीं रखने हैं क्योंकि ये मिक्स सैलेड है, इसमें मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ। और साथ में मैंने कैबेज काटा है, आधी गाजर है, आधा प्याज है, आधा टमाटर है और थोड़ी सी कैबेज है, और अब मैं इसमें हाफ के करीब क्यूकम्बर डाल रही हूँ, और साथ साथ मैं अब आपको नेक्स्ट भी बताती हूँ। ज़बरदस्त मदीहा, आपकी रेसिपी का हमें वेट रहेगा। अर्जुमन, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं और सम टाइम हमें पता नहीं होता कि बच्चों में वो इंटरेस्ट है कि नहीं है। मतलब अगर आप किसी को ड्राइंग दे दें, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को स्पीच का जो है शौक़ है या बोलने का शौक़ है, लेकिन आप उसको राइटिंग पे, तो क्या हमें बच्चों की ये स्किल्स को समझने के लिए क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को कैसे, कि एक बच्चा है उसको आप वैसी उस तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें, उसके लिए थोड़ी ज़रा हमें गाइडलाइन दीजिए। अच्छा, जब बच्चे और पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ना, तो हम्म। वो हम उनसे एक एक्सरसाइज कराते हैं, जिस एक्सरसाइज और थेरेपी को हम कहते हैं जोहारी विंडो। जोहारी विंडो इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर आप चाहेंगे तो। उसको एक ग्रिड बनवाते हैं हम, जो है ना, वो 4 ब्लॉक्स की। सही। और उसमें जो पहली ग्रिड होती है ना, पहली चीज़ होती है उसमें हम ये कहते हैं कि जी ये लिखें, कि बच्चे से कहते हैं कि ये लिखो कि तुम अपने बारे में क्या जानते हो। तो कोई बच्चा अगर ये शुरू में ही लिख देता है ना कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, बहुत अच्छा, या मैं बच्चे, मतलब मैं बहुत इजीली लोगों को कन्विंस कर लेता हूँ, ये कोई भी इस तरह की चीज़ लिखते हैं, तो हमें वहीं से अंदाज़ा हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम उसके कहते हैं कि ग्रिड के दूसरी तरफ ये लिखो कि लोग तुम्हें कैसे जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं तो बहुत क्रिएटिविटी में बहुत ख़राब हूँ, मैं तो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानती। सही। लेकिन लोग मुझे अगर कह रहे हैं, जो मेरे आसपास के, वो कहते हैं कि भाई अर्जुन तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो मैं अपने बारे में जानती हूँ और जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, वो दो अलग अलग चीज़ें। फिर तीसरी गेट वहाँ पे आ जाती है कि मैं किस में अच्छी हूँ। हो सकता है कि मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं। और चौथी चीज, जब ग्रिड पे हम काम कर रहे होते हैं, तो हम ये काम करते हैं कि मुझे क्या करना पसंद है। और हम हर दफा में कहते हैं कि हर दफा जब आप एक ग्रिड पे लिख रहे हो ना, तो 3 चीजें लिखो, एक चीज नहीं लिखो। सो एक चीज ऐसी होगी जो चारों ग्रिड में सेम होगी, चारों ग्रिड्स में सेम होगी। वो जो एक चीज जो चारों ग्रिड्स में सेम होगी, हम कहते हैं कि यहां से हम बच्चे को लेके आगे चल रहे हैं। सही। अच्छा, तो ये जो क्या इस चीज़ से बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है? जैसे कि वो अपनी लिख लेते हैं अपनी अगर अच्छी बातें, जैसे आप कहें, तो क्या अगर वो अपनी अपने अंदर की कमियां भी लिखना चाहें और वो लिखते हैं, अगर आप उन्हें कहें कि आप बताइए कि आप क्या चीज़ फील करते हैं अंदर, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात जो हैं, वो आप एक राइटिंग फॉर्म में लिखें। कुछ बच्चे शाय भी होते हैं, नहीं लिख पाते, तो उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, और कुछ जब लिख पाते हैं तो उनको कैसे करेक्ट किया जाए? देखिए, अपने बारे में नेगेटिव लिखना कभी भी सही नहीं होता। बिल्कुल हाँ, सही। हम अपने बारे में पॉजिटिव लिखवाते हैं कि जी पॉजिटिव लिखो, या हम कहते हैं कि उनसे ग्रेटिट्यूड का जो जार है वो बनवाते हैं कि तुम उसमें लिखो, उसमें डालो कि तुम किस पे शुक्रगुजार हो, और क्या क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है, क्या बेस्ट चीज़ें तुम्हारे पास है जो किसी और के पास नहीं है। सही। नेगेटिव चीज़ों पे जितना हम कम फोकस कराएं, उतना ज़्यादा बेटर होता है।
उसका रीज़न एक और भी है कि बच्चा जो खुद एतमादी एतमादी है ना बच्चे के अंदर से, वो कम होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी जो ना वो गलती पेरेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि हमेशा बच्चों के अंदर भी जो ना उनकी गलतियां पॉइंट आउट करते रहते हैं। तुमने बिल्कुल ये गलत किया, पूरा दिन सुबह से शाम तक तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों को ये बताते हैं कि नहीं तुमने ये सही भी किया। अगर हम अपनी बातों को इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे ना, तो अगर हम दिन भर में 10 बातें ये कह रहे हैं कि तुमने ये गलत किया, तो शायद एक बात हम इस दफ़ा कह रहे हैं कि नहीं ये तुमने सही किया। और फिर हम बाद में जब हमने डाला ही नहीं वो इंग्रेडिएंट अंदर, मैं क्योंकि कुकिंग शो के साथ चल रहा है, तो जब वो इंग्रेडिएंट ही नहीं डाला हमने अंदर, वो चीज़ें अंदर नहीं डाली, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ निकल के सामने आएगी। सही। तो हमने अंदर चिकन डाली नहीं है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैलड में चिकन निकलेगी। सही। तो ये तो एक ऐसी एग्जाम्पल हो जाती है ना कि हम बच्चे के अंदर खुद एतमादी दे ही नहीं रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उस बच्चे की तारीफ ही नहीं कर रहे, उसको बता ही नहीं रहे हैं कि तुम क्या क्या काम अच्छे कर सकते हो। हमने पूरा दिन शुरू से ये बताना शुरू किया कि तुम क्या क्या काम गलत कर सकते हो। तो जो हमने दिया ही नहीं, हम आखिर में किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से कि उस बच्चे को वो सब कुछ आता होगा। सही। और आजकल का एक बड़ा मेन प्रॉब्लम जो पेरेंट्स अक्सर बात करते हैं कि जो स्क्रीन टाइम है, इसने बहुत सारे बच्चों से उनकी मतलब बहुत सारी सलाहियतें छीन ली हैं। मैं अगर ये बात करूं कि भाई अगर कोई बच्चा बात करता है, थोड़ा सा वर्बल है, वो अपने पेरेंट्स का टाइम चाहता है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो स्क्रीन टाइम में मसरूफ़ हैं, या वो उनकी कोई मीटिंग्स है, या वो अपनी किसी भी उसमें मसरूफ़ हैं, लेकिन वो टाइम नहीं सही दे पाते। तो इसी तरह बच्चे जो हैं वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करते, शाय हैं, और वो स्क्रीन पे अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं। तो उससे शख्सियत पे क्या असर पड़ता है और घर के माहौल पे क्या असर पड़ता है? मरियम, बहुत बड़ा सवाल है ये। हाँ। ठीक है, जब मैं अगर इस सवाल के बारे में सोचना शुरू करूँ ना, तो ये शायद जितनी बहस हो वो कम है इस टॉपिक को लेके। सही। क्यों? क्योंकि देखिए, स्क्रीन क्या करती है, बेसिकली आपको चुप करा देती है। आप हंसते ज़रूर हो, थोड़ी देर सोच रहे होते हो, लेकिन असल में क्या काम किया स्क्रीन ने, आपके जो दो सेंसेस हैं, आँखों को और कानों को, उसको इस्तेमाल किया। और आपकी जो तीसरा सेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से इंसान इंसान है, बोल सकता है, तो बातचीत कर सकता है, समझ सकता है, उसको जो ना वो बंद कर दिया स्क्रीन ने। सबसे मेन काम क्या किया। लेकिन सोचने समझने की सलाहियतें आपकी कम हो गई, क्योंकि आप उन कलर्स को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अगर मैं एक बच्चे से सवाल करूं जो 5 साल का बच्चा है, या चलो ठीक है, अब मैं 10 साल के बच्चे को सवाल करूं कि तुमने आधा घंटा 1 घंटा कार्टून देखा, तुमने क्या देखा? तो वो मुझे बताओ, जब तुमने आधा घंटा 1 घंटा देखा, तुमने क्या देखा? तो क्या वो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ देखा वो सिर्फ कलर्स देखे और रिपीटेशन देखी और वो मूवमेंट देखी जो हो ही जा रही थी, मुस्तकिल हो जा रही थी। अच्छा, अब इसने काम क्या किया स्क्रीन ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि हमसे हमारी पब्लिक स्पीकिंग की पावर छीन ली, बिल्कुल सही। हमसे हमारे सोचने की ताकत छीन ली। अच्छा, जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं ना, आपको छोड़ के जितने लोग हैं वो सब पब्लिक है आपके लिए। चाहे वो आपके आपके हस्बैंड हों, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपके बहन भाई हों, आपके स्कूल में आपके क्लास फेलोज हों, आपके टीचर्स हों, जितने लोग हों, जिसने पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखी उसने कुछ नहीं सीखा। ये बात अगर हम समझें, तो स्क्रीन ने सबसे बड़ा जो नुकसान किया वो यही नुकसान किया है कि हमसे हमारी बोलने की सलाहियतों को छीन लिया। दूसरा बड़ा काम क्या किया? दूसरा बड़ा काम किया कि उसने हमारे सोचने समझने की सलाहियतों को छीन लिया। अब जो बाप या जो मदर पहले बच्चे से बात कर रहे थे, क्योंकि वो स्क्रीन की वजह से वो बच्चे से बात नहीं कर रहे। जो बच्चा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता था पहले, अब वो बच्चा जो ना वो वीडियोस देख के ज़रूर हंस रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। जो मशवरे एक दूसरे से लेने थे वो नहीं हुआ। स्क्रीन ने असल में किया क्या? हम आसान अल्फाज में जब हम समझा रहे होते हैं ना बच्चों को, तो ये समझाते हैं कि ये एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन ये है, ये फेंक रहा है और ये कैच कर रहा है। इसके बीच में अगर मैं एक दीवार को खड़ा कर दूं, ये मैं दीवार को बीच में लाके खड़ा कर दूं, ये जो फेंकेगा क्या ये कैच कर सकता है? ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यहाँ से क्या चीज़ आ रही है, किस डायरेक्शन की तरफ से आ रही है। स्क्रीन वही एक बैरियर था हमारे न्यूरॉन्स के बीच में, जब सिनेप्सिस के जो बीच में आके ऐसा खड़ा हुआ कि जब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जब शूट करते हैं तो यहाँ पे वो कैच नहीं कर पाते। हमें समझते हैं, बारहा ये बात समझा रहे होते हैं पेरेंट्स को कि स्क्रीन के नुकसान क्या हैं पेरेंट्स, लेकिन मसला क्या है आजकल के ज़माने में जहाँ पे स्क्रीन सबसे ज़्यादा है,
ये डिसाइड करना पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि कौन सी स्क्रीन सही है और कौन सी स्क्रीन सही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल तो सही। ऐसी बात नहीं है कि स्क्रीन सारी खराब है। तो यहाँ पे आजकल ऑनलाइन लर्निंग्स हो रही हैं, लेकिन वो स्क्रीन जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, वो स्क्रीन जो आपको लिखने पे मजबूर कर दे, वो स्क्रीन जो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा बना दे कि हाँ जी, ये जो बंदा कह रहा है ये शायद सही कह रहा है, मुझे भी सोचना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, वो स्क्रीन सही है। लेकिन जहाँ पे स्क्रीन आ गई, वो रील्स आ गई, वो वीडियोस आ गई, वो मूवीज आ गई, वो जहाँ पे वो बच्चा देख तो रहा है वो मूवी, क्या हो रहा है कि वो इमोशंस के रोलर कोस्टर पे है, वो चढ़ रहा है उतर रहा है, वही जो हॉर्मोन्स हैं उसका बेड़ा गर्क हो गया। वो इस तरीके से जो है ना, वो हॉर्मोन्स को तबाह कर दिया उन इमोशनल चीज़ों ने, कि वो ड्रामे थे तो वो मूवीज़ थी, वो ये था, वो रील्स थी, वो बस शुरू हुई और होती चली गई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे यहाँ स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेजेस कर रही है, जिसके बारे में हमें आज के बाद, मतलब मैं ये कहूँ कि जी 30 सिगरेट पीना जो है ना वो नुकसानदेह है आपके लिए, आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा जो 2 साल का है उसके लिए 30 मिनट स्क्रीन देखना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि वो 30 सिगरेट पी रहा है, तो आप कहेंगे ये क्या बात कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन वो डेवलप हो रहा है वो 2 साल से नीचे का बच्चा है, और वो आपने उसको आधे घंटे के लिए जो है ना अपना फ़ोन पकड़ा दिया है। नहीं, बच्चा खाना नहीं खाता, फ़ोन देखे बगैर बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता। असल में क्या कॉमन किया बातें हैं आपने आजकल की जी, ये आजकल आजकल के की बहुत कॉमन ही मसाइल हैं। जी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये जब बच्चे की बात हो रही होती है ना, तो हम ये पेरेंट्स आके ना, हमारा बच्चा तो बगैर स्क्रीन के जो ना, बगैर वीडियो देखे, बगैर कार्टून देखे तो खाना ही नहीं खाता, तो मजबूरी है हम लगाएं वरना खाना नहीं खाएगा। कितने दिन खाना नहीं खाएगा, मुझे ये बताइए। ये है सवाल, कितने दिन खाना नहीं खाएगा। खाएगा, खाना यकीनन खाएगा, आप छोड़ें तो। आप अपने बच्चे को उसके बदले में, स्क्रीन के बदले में आप जहर प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि जी हाँ, आपने कोई अच्छी चीज़ लगा देनी है, आप बच्चे को खेल भी रही हैं, खिला भी रही हैं, बच्चे के साथ 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 काम भी कर रही हैं, बच्चा सोच भी रहा है, ज़्यादा बेहतर है। सही, बिल्कुल सही अर्जुमन, और ये आपने कितनी अच्छी एडवाइस दी है और आपने कितना अच्छा हमें एक्सप्लेन किया है कि तमाम स्क्रीन टाइम हर किस्म का वो बुरा नहीं होता, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि जो स्क्रीन टाइम आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, वो कितना बच्चों के लिए हेल्दी है, उनकी सेहत के लिए कितना कारआमद है। ये तमाम फैक्टर्स है जिस पे आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपना कोई आइडिया, अपनी कोई बात, अपनी कोई अच्छी बात या अपनी कोई अच्छी सजेशन जो है वो आप भी इस प्रोग्राम में हमें दे सकते हैं। ये वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इनसे हम बहुत सारे ऐसे सवाल करेंगे, बहुत सारे ऐसे बातें पूछने की कोशिश करेंगे कि जिसमें हम जानेंगे कि बच्चों के अंदर जब ये खुद एतमादी जो है वो पैदा हो तो किस तरह से बच्चे जो है वो निकल के आते हैं, माशरे के लिए जो है मुफीद और कारआमद होते हैं। और ये तमाम बातें जो हैं, ये फैक्टर्स जो हैं, ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, और हमें एज अ पेरेंट जो है वो किस तरह से हमें संभालना चाहिए अपने आप को और अपनी ज़िंदगी में चेंजेस और तब्दीलियाँ लानी चाहिए। मदीहा की रेसिपी जो है, मदीहा हमारे साथ मौजूद है। मदीहा, क्विकली बता दीजिए क्या हो रहा है। जी, एक सैलेड मैंने जो योगर्ट के साथ तैयार किया है वो तैयार है, वो मैं आपको नेक्स्ट शो करती हूँ। और नेक्स्ट मैं अब बीन्स के साथ बना रही हूँ, जो कि एक ड्राई होगा, उसमें कोई रनी सा कोई इंग्रेडिएंट नहीं होगा, और ये भी एक चटपटा सा आपके लिए सैलेड तैयार होगा। ज़बरदस्त। मदीहा की जो रेसिपीज़ है ना, वो इसलिए हमें बहुत पसंद है क्योंकि मदीहा जो है अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आती हैं ताकि हम सब के लिए जो है वो बेहतरीन हो और हम सब जो है उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें, अपने खाने के साथ जो है वो हम उसको रख सकें। तो ये हमारी आज की गुफ्तगू है, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम अर्जुमन के साथ अपनी गुफ्तगू जो है वो हम उसको जारी रखेंगे और उनसे हम मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेते रहेंगे। तो अपना जो है हमारे साथ रहिएगा।
जी, वेलकम बैक करते हैं आपका प्रोग्राम ब्रंच टाइम में। ब्रंच टाइम में आप भी शामिल हो सकते हैं, हमारी लाइव कॉल्स ऑन है। आप भी शामिल हुए हो और बताएं कि किस तरह से हम बच्चों में ज़हनी दबाव को कम कर सकते हैं, बच्चों का जो खुद एतमादी है बच्चों के अंदर उसको कैसे पैदा कर सकते हैं और किस तरह उनकी शख्सियत को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्जुमंद रज़ा, उनसे हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, जी मुझे आपसे ये पूछना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, हम कहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए तो ही आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो क्या ये हम उनमें उसकी तरफ जा रहे हैं, गलती की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि वो बच्चे समटाइम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो ये मेन क्वेश्चन है, किस तरह हम बाउंड्रीज जो है वो बनाएं कि बच्चा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे और बच्चा जो है ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचे। देखें, अगर बच्चे को पता है कि वो क्यों पढ़ रहा है और उसको उसके लिए रिजल्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। ठीक है, क्योंकि अगर आपने, जैसे हम पेरेंट्स आके मेरे पास सवाल करते हैं ना कि हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता या इस तरीके से जो ना क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो हमको ये बात करनी है कि आपने क्यों नहीं बताया, उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि अहमियत क्या थी नमाज की। अगर उसको आपने सही से अहमियत बताई होती तो आपको प्रेशराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको प्रेशराइज करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको बार बार ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है बच्चे को कि आपने पढ़ना है और आपके लिए ग्रेड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि मरियम आपने कुछ भी कर लें, आपने बूढ़ा नहीं होना, क्या ये पॉसिबल है? हम्म। आप क्या फील करोगे? प्रेशर फील करोगे कि यार ये तो बहुत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जब हम एज अ पेरेंट ये अपने ऊपर ये देखते हैं ना कि जी बच्चे को हम यही प्रेशर देना है कि तुमने कुछ भी कर लो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो वो असल में हम उसको जो है ना वो प्रेशर दे रहे होते हैं। हमने प्रेशर इस तरीके से नहीं देना था जिस तरीके से हमने देना शुरू कर दिया कि नहीं, तुमसे ये छीन लिया जाएगा, तुमसे ये कर लिया जाएगा, तुमसे वो कर लिया जाएगा अगर तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, तुम्हारे नंबर नहीं आए। ये बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम को बर्बाद कर देता है। ये प्रेशर जो है वो बहुत गलत है। देखिए, मैं एक सवाल अक्सर पेरेंट्स से करती हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि किसको आजकल के ज़माने में किसको स्ट्रेस ज़्यादा है, बच्चों को या पेरेंट्स को? तो सारे पेरेंट्स मुझे इसी बात का जवाब देते कि नहीं, पेरेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, अपने हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनको ये बात कहूँ कि नहीं, आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, आपको एक कैद खाने में बंद कर दिया जाए, वो आपका घर है जहाँ पे आपको बाहर निकलने के लिए भी किसी की परमिशन की ज़रूरत है। अगर आपको एक स्वीट भी चाहिए ना, तो भी आप दूसरे पे रिलाई कर रहे हैं, दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। सही। आपके सारे फैसले कोई और ले रहा है। आपने क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना, कब सोना है, कब उठना है, हर फैसला कोई और ले रहा है। आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना स्ट्रेस होगा। सही। लेकिन बच्चों में स्ट्रेस की क्या अलामात हैं? बच्चे भी तो स्ट्रेस होते हैं, जैसे बड़े तो स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि बड़े जो है बच्चों को अपने लेवल पे देखते हैं कि आप बिल्कुल उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो एज अ पेरेंट हम बच्चों को देते हैं, लेकिन बच्चे स्ट्रेस का शिकार होते हैं और वो अलामात हम कैसे पिक कर सकते हैं? मरियम, बच्चों की जो है स्ट्रेस की अलामत जो है ना वो हम उसको दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। राइट। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है कि फिजिकल सिम्टम्स जो है। फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं? जिसमें जैसे एक बच्ची आई मेरे पास और बहुत पेरेंट्स जो ना वो हर हॉस्पिटल ले गए, पेट का दर्द है, पेट का दर्द है, पेट का दर्द है, पेट का दर्द है, और वो हर टेस्ट करा लिए और पेट का दर्द सही नहीं हो। फिर उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, साइकेट्रिस्ट ने मेडिसिन देनी शुरू कर दी, पेट का दर्द वहीं है। सही। पेट का दर्द 3 साल गुजर गए, पेट का दर्द तो वहीं है। जब बाद में पता चला, जब सेशंस शुरू हुए, काउंसलिंग हुई, तो पता क्या चला कि जब घर में लड़ाई शुरू होती थी ना, माँ बाप आपस में लड़ना शुरू करते थे, तो बच्चे स्ट्रेस में आके ना, टेंशन में आके जो ना वो अपना पेट पकड़ के बैठ जाती थी। तो ये फिजिकल सिम्टम थे उसके। तो वो स्ट्रेस के वो पेट पकड़ के बैठ जाती थी, उसको लगता था कि हाँ चलो ठीक है। फिर उसने ये बिहेवियर अडॉप्ट किया कि हाँ, मेरी ये जो बीमारी है ये मुझे फ़ायदा पहुंचा रही है। वो किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रही है कि जब मेरे माँ बाप देखते हैं मुझे कि वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो अपनी लड़ाई भूल के ना वो मेरी तरफ आ जाते हैं, मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। सही। तो बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, जिसमें से हम पेट का दर्द कहते हैं, एंशियस होना। आपको नहीं हुआ क्या कभी कि एग्जाम्स के दिनों में आपको मोशंस लग जाते हो, पेट खराब हो जाता हो? बिल्कुल। स्ट्रेस होता था। अच्छा, सर में दर्द होना, स्टिफ नेक होना, टीएमजेज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पल्पिटेशन हाई हो जाना, पैनिक अटैक, स्वेटिंग, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब नज़र आ रही हैं। सही। ये तो एक हम कहते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स हैं। फिर उसके अलावा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो है ना वो बिल्कुल अलग हैं। तो उसमें जब हम बात कर रहे होते हैं, जब स्ट्रेस में होता है ना बच्चा,
तो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं कुछ के। आप देखें हर बच्चा अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। एक बच्चे को स्ट्रेस में जो ना वो डबल खाना चाहिए, दूसरे बच्चे को बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। हम्म। एक बच्चे को स्ट्रेस में इतनी नींद आ रही है कि एग्जाम्स के दिन शुरू नहीं होते, वो बच्चा पूरा पूरा दिन सोता रहता है। सही, बिल्कुल और सही। जो दूसरा बच्चा है कि वो उसको स्ट्रेस में ऐसा है कि वो रात में जिस टाइम पे सोना चाहिए उस टाइम पे भी नहीं सो पा रहा। तो हम ये नहीं कह सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि यही सारे सिम्टम्स होंगे भाई स्ट्रेस के। हर बच्चे के अलग हैं, हर बड़े के अलग हैं, तो सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। सही। लेकिन हम जब ये सवाल कर रहे होते हैं कि जी जब हमारा बच्चा स्ट्रेस में था तो हमने उसको किस तरीके से डील किया। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने बच्चों के सामने अगर स्ट्रेस शो कर रही हूँ तो यकीनन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कॉपी कैट होते हैं। बच्चे वही सिम्टम्स जो है ना वो शो करेंगे जो मैं उनके सामने शो कर रही हूँ। तो मैं कौन से इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही हूँ अपने बच्चों के सामने, ये पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये कि जब मेरे बच्चे रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, या अपनी सैडनेस को शो कर रहे हैं, या किसी ऐसी चीज़ को शो कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त उनको क्या एडवाइस दे रही हूँ। मैं क्या उनको कह रही हूँ कि जी तुम चुप हो जाओ, सप्रेस कर दो, खामोश हो जाओ, ये तो गलत बात है, रोना नहीं चाहिए, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सही। तो मैं उनको क्या कह रही हूँ कि सप्रेस करें, या उनके इमोशंस को जो है ना वो एक्नॉलेज करके मैं उनसे कह रही हूँ कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई बच्चा आके मेरे पास रोना शुरू कर देता है, रोना धोना शुरू कर देता है, तो हम कहते हैं हाँ क्राइंग इज़ वेरी हेल्दी, अच्छी बात है आप रो, और रोना आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और ऑल ऑफ अ सडन वो बच्चा जो ना चुप होके जो ना मुझे देखना शुरू कर देता है कि ये कैसी बात कर रही है कि क्राइंग तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन को हमने ये ट्रेन कर दिया है कि जैसे ही बच्चा रोएगा ना हमने जाके उसको एंकर कर दिया और हमने उसको गले लगा दिया। अब बच्चे के दिमाग में क्या बात बैठ गई कि अगर मुझे गले लगना है, मुझे प्यार चाहिए, तो मुझे रोना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा वो अर्जुमंद, एक और बात यहाँ पर हम बात करते हैं, जो आपने कहा कि हम बच्चों को समझाएं, बच्चों से बात करें और उनकी काउंसलिंग करें, और किस स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट जो है उसके पास बच्चे को लेकर जाना चाहिए, किन अलामात को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, और देन हमें जो है किसी की सपोर्ट लेनी चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे, बच्चे की नीड्स को समझ नहीं पा रहे, तो किस स्टेज पर हम समझें कि एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। देखें, एक बच्चा जब शुरू शुरू में सिम्टम्स शो कर रहा है, मेरे हम्म। पास अगर एक केस है, मैं अगर आपकी एग्जांपल देती हूँ। जी। एक बच्ची ने ऑल ऑफ अ सडन राइस खाना छोड़ दिया। ठीक है? सही। क्योंकि उसको किसी ने कहानी सुना दी कि वो राइस खा रहे थे और राइस खाते खाते जो ना वो चोक हो गया, वो मतलब ऐसे हो गए थे कि वो मर जाते। तो वो एनजाइटी और वो फोबिया और वो सारी चीज़ें, फोबिया इतना ज़्यादा बढ़ा कि बच्ची ने चावल खाना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके बच्ची ने खाना खाना छोड़ दिया। इस सूरत में हम क्या कहते हैं कि पेरेंट्स को बहुत अच्छे से क्लास ली कि भाई आपने पहले जब वो बच्ची ने राइस खाना छोड़ा था, वो बिहेवियर जो था वो नॉर्मल से हटके था। हम्म। तो जब नॉर्मल से हटके था और आपसे मैनेज नहीं हो रहा था, आपने उसी वक्त कंसल्ट क्यों नहीं किया कि वो बच्ची का फोबिया इतना ज़्यादा बढ़ गया। सही। या चलो ठीक है, आपने देखा कि बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइपर बच्चा था, ऑल ऑफ अ सडन वो बच्चा बहुत काम डाउन हो गया, आपने क्यों नहीं तवज्जो दी। या वो बच्चा बहुत ज़्यादा जो ना काम बच्चा था, ऑल ऑफ अ सडन वो जो ना वो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो हम्म। गया। जो बच्चा पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। आपने अपने बच्चे को उसी बच्चे से कंपेयर करना है, ये नहीं कि आपने अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर करना है। आपने उसी को कि वो हर जो हम कहते हैं कि पेरेंट्स को कि हर जो ना 6 महीने पे जो ना वो रिपोर्ट बनाएं और लिखें, खासतौर पे जर्नल में लिखें कि आपका बच्चा कैसा है। तो अगर अगर एक माँ 6 महीने पहले ही लिख रही है रिपोर्ट में कि जी मेरा बच्चा तो एक बहुत हैप्पी बच्चा है और बहुत अच्छा बच्चा है और वो हंसता खेलता रहता है, नॉटी है और ऐसा है और वैसा है, और 6 महीने बाद वो रिपोर्ट में लिख रही है कि मेरा चेंज बच्चा आ रहा नॉटी नहीं है, है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये अलार्मिंग साइन है कि भाई आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे बहुत सारे अब्यूज़ केसेस जो हमारे पास आते हैं, यूके से भी आते हैं, यूएसए से भी आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से भी आते हैं, जो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं जो मोलेस्ट हुए हैं। सबकी बैकग्राउंड ये होता है कि या तो वो बच्चा बहुत खामोश गो था, किसी से बात नहीं करता था, और उसके साथ ये सब कुछ हो गया और वो बच्चा आगे तक बात नहीं कर पाया। बच्चे के अंदर सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स सिर्फ ये थे कि वो बच्चा सो नहीं पा रहा था रात में, वो बच्चा हम्म। रोता था खामोशी में चुपके चुपके से। भाई एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं या क्या पहना रहे हैं या अच्छे स्कूल में भेज दिया।
एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाते सही से, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस का ख्याल कर पाते। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें देखना है कि भाई आजकल के इश्यूज आते हैं मेरे पास कि जी बच्चा एडिक्शन में मुब्तला था। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बच्चा एडिक्शन में मुब्तला था। एक ग्रेड 8 का बच्चा था और उसने जो है ना वो वीट मतलब स्मोक करनी शुरू कर दी। आप पेरेंट्स को पता चल गया, उन्होंने डांटा डपटा वो सब ऐसा किया और फिर उसके बाद जो है ना उसको उसके ऊपर सम कंडीशंस लगाते हैं कि ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। उसने कोई और रास्ता निकाल लिया, कुछ और कर लिया। उसने वहां तक क्योंकि उसको पहुंचना था वो पहुंच गया। चलो जी, ये तो सब्सटेंस अब्यूज की जो ना हम बात कर रहे हैं कि वीड एक ऐसी है जो आसानी से मिलती नहीं है। बच्चे ने अपने लिए अपने इमोशन से भागने के लिए अपने लिए सेफ जोन क्या तैयार कर लिया, उसने कहा कि चलो ठीक है, उसको स्क्रीन की एडिक्शन हो गई, उसको गलत चीज़ें देखने की एडिक्शन हो गई, उसको मतलब बहुत सारी चीज़ों की एडिक्शन होती हैं। और ये सारी एडिक्शंस इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि जो बच्चे के अंदर बिहेवियर आ रहा है उसको अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे पेरेंट्स। और सही। जब अगर अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम किसी, देखें आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, आप उसके प्रोफेशनल के पास जाओगे, खुद फिक्स करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। बैंक का जी, कोई इशू है, आप बैंकर के पास जा रहे हो। बिल्कुल। आप कंस्ट्रक्शन का कोई है, आप उसके पास जा रहे हो। लेकिन जब जहां पे मेंटल हेल्थ की बात आ रही है, नहीं नहीं नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा टैबू है ये कि जी मेंटल हेल्थ पे तो हम बात नहीं करें। ऐसा नहीं है कि हम, ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे को पागल करार दे दिया जाए। हुँ, हमारा बच्चा तो मेंटली तौर पे बिल्कुल स्टेबल है। भाई वही लोग ज्यादा थेरेपीज की तरफ आते हैं जो मेंटली तौर पे स्टेबल होते हैं। 99% लोग वही जो है ना थेरेपीज को ऑप्ट करते हैं जो खुद पढ़े लिखे होते हैं, खुद डॉक्टर्स होते हैं। तो अर्जुमंद क्यों? आप क्योंकि क्या कहना चाह रही हैं कि जो मोर स्टेबल लोग हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही। जी, जो ज्यादा अपने इमोशंस को हैंडल करना जानते हैं वो लोग ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो जब हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं ना, तो खास तौर पे यहाँ पे हम पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स शायद इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जी, उन्होंने इस चीज पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ इस तरीके से कोई चीज हो रही है, चलो जी कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। जो बच्चा डिप्रेशन की वजह से वुजू नहीं कर सकता, आप उसको कहना फोर्स कर रहे हो कि आप नमाज पढ़ो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप उसको किस तरीके से करें? नहीं नहीं, कुरान है, नमाज और ये सब कुछ ठीक हो जाए। किसी से बात करो, घर वालों से। अच्छा, हमें क्या लगता है कि जी मैं अक्सर इस स्टोरी को भी शेयर करती हूँ कि एक बहुत बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि जी अर्जुमन, आप तो बात करने के पैसे लेती हैं। तो मैंने कहा कि और हम तो असल काम तो हम लोग कर रहे होते हैं, हम सर्जरी सर्जरी करते हैं, कार्डिक सर्जन भी हैं वो साथ साथ। तो जी। हम तो सर्जरी कर रहे होते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं उनसे एक सवाल करती हूँ कि कभी आपने किसी ऐसे को सही किया है कि जिसने कभी सही होना ही नहीं चाहा? कभी किसी हुँ, ऐसे बंदे को सही किया है कि जिसके जहन में सुसाइडल थॉट्स इतनी ज्यादा थी कि जो जिसने कह दिया हो कि मुझे आना ही नहीं है ऑपरेशन कराने के लिए? सही तो ये सवाल हमें जो ना वो जगा देता है देता और है और हमारी आंखों को खोलता है कि देखो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात आपको क्यों बनाया? आपके जहन की वजह से। बिल्कुल, आपका जहन है, आपकी सारी बॉडी सही, जहन सही है, आपकी सारी बॉडी सही चल रही है। आपका जहन सही नहीं चल रहा, आपकी पूरी बॉडी सही नहीं चल रही। बिल्कुल आपकी सही। इबादतें सही नहीं है अगर आपका जहन जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा। जी, और सही टाइम पे सही हेल्प, सही सपोर्ट जो है वो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। बस थोड़ा-सा ज़रा अपने आप को आप इस काबिल बनाएँ कि आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन सकें, बच्चों के लिए आप बेहतरीन शख्सियत बन सकें। और अगर इस तरह की कोई चेंजेज़ आप बच्चे में महसूस कर रहे हैं, तो आप उसको सही टाइम पे जो है वो फ़ील कर सकें और उसको सपोर्ट जो है वो दे सकें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, हाँ, क्या मैं कह मिसिज इजाज बोल रही हूँ। जी, जी। हाँ जी, आपसे मिले हुए हैं स्कूल में बच्चों के साथ। जी, तो खैर बच्चों पे बात हो रही है, मैंने सुन रही हूँ। मैं माशाल्लाह मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ आ रही है डॉक्टर साहिबा की बात भी ना। सही। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले हम बच्चों को अपने घर का माहौल ना दें। जिस घर में बच्चे पैदा होते हैं उनकी नानी दादी खाला फुफ्फो सारे तरह का तरीके से बच्चों को बनाएं करें, जी, उनको सबके रिश्ते समझाएं। तो फिर बच्चे खुद ही इज्जत मोहब्बत प्यार करते। मैं बहुत बचपन में इधर आ गई थी, लाइक इधर ही सब बच्चे पैदा हुए, मेरा कोई बहन भाई कोई नहीं था।
सही। लेकिन आगे चल के तब हम जवान थे, बच्चों को अच्छे से पाल लेते थे। तो ये जरा मेरा ख्याल है मुश्किल मुश्किल तरीके बता रही हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं समझ नहीं रही इतना। सही। तो जरा बच्चों को बहुत नॉर्मल तरीके से पहले बच्चों की सारी बात आराम से सुननी चाहिए, प्यार से। सही। फिर कोई जवाब दे, माँ एकदम चिड़का मड़का मैं तुझे गराज में डाल दूंगी, मैं तुझे ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, तो ये गलत हो जाता है। बिल्कुल तो सही। आगे देख लें, ठीक है ना। मेरा तो यही था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी आपकी एडवाइस है और इंशाल्लाह जो है हम इसको भी फॉलो करेंगे। और अर्जुमन से हम ज़रूर पूछेंगे कि अर्जुमन ये जो रिश्ते हैं कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब अपने कल्चर से निकल कर अपने कंट्री से ज़रा दूर होते हैं, रिश्तों से दूर होते हैं, तो रिश्तों की अहमियत कितनी ज़रूरी है और बच्चों को कैसे उनके करीब किया जा सकता है दूर रह कर भी। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो ये कि जब बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो माँ उसकी बात सुनने के बजाय जो है ना उसको डराना धमकाना कि गैराज में डाल दूंगी, सब कुछ जी कर जी। दूंगी, बिल्कुल आई एम अगेंस्ट इट। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात ये कि जहाँ पर रिश्तों की बात आती है, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंसान की ज़िंदगी में। रिश्ते एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हम्म। लेकिन आप आजकल के ज़माने में क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब वो माहौल नहीं रहा या वो हालात नहीं रहे। अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि एक बंदा कमाए और घर में बैठ के जो ना वो 6 बंदे 8 बंदे बैठ के खा रहे हैं, सही। या जॉइंट फैमिली सिस्टम जो प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रहा है वहाँ पे भी इतने ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, वो जगल्स हैं, वो स्ट्रगल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो ना मुश्किलात जो है ना वहाँ पे मिल रही हैं। सही। तो जहाँ कुछ फायदे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के, वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। सही। और ये नहीं कहूँगी कि ये फायदे ज़्यादा हैं या नुकसानात ज़्यादा हैं, दोनों चीज़ें जो है ना आपको उसी हिसाब से मिलेंगी। बिल्कुल। लेकिन हाँ, रिश्तों की अहमियत क्या है। अब रिश्तों की अहमियत है कि आज अगर मैं ये कहूँ कि एक बच्चा है वो अपनी नानी दादी पुप्पू खाला जो भी हैं, आप किसी का नाम भी ले लें, उससे जो है ना वो जाके सही। बात नहीं कर रहा सही से या बदतमीजी कर जाता है, तो इस सूरत में कसूरवार कौन है। नहीं, सही है बिल्कुल। इन रिश्तों की अहमियत पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मैनचेस्टर से मिसेज अली बात कर रही हूँ जी। कि आपका प्रोग्राम इतना शानदार है, इतना वैल्यूबल है कि इसे दोबारा दोबारा रिपीट किया जाए। और अल्लाह ताला आपको, आपकी जो डॉक्टर साहबा हैं उनको भी सलामत रखे, उनके इल्म में इजाफा फरमाए। मेरी अर्ज है कि मैं खुद एक बूढ़ा बच्चा हूँ मैं बचपन से यहाँ आ गई, शादी हुई तो यहाँ कोई नहीं था, स्क्रीन थी, टीवी था। जी। तो मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली, उसे रिश्तेदार बना लिया, उसे नेबर बना लिया, उसे फ्रेंड बना लिया। तो बच्चे भी हो गए, हस्बैंड भी डाई हो गए। तो मैं अपने बच्चों से वो रिलेशन कायम नहीं कर सकी। इन साइकोलॉजिकल मसले जो मेरे अंदर पैदा हो गए, मैं टीवी ही देखती रहती थी, मेरी नींद पैटर्न दिस तरफ हो गया, मेरे बच्चे मेरे से दूर हैं, यानी बहुत मोहब्बत भी करते हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रिंसिपल हैं। मैं खुद पाकिस्तान में ज्यादा नहीं पढ़ सकी कि मेरी पढ़ते हुए शादी होगी, 8 जमातें पढ़ी, तो सिर्फ अकेली थी, यहाँ कोई रिश्तेदार बहन भाई नहीं, फिर विडो हो गई। तो मैंने स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा यूज किया, अभी भी मैं करती हूँ, अभी तो मैं अकेली रहती हूँ। तो क्या बूढ़े के लिए भी इंसान एज ए इंसान क्या कोई जो है चांस है, कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो बेहतर हो जाए और उनके रिलेशन जो डैमेज हो गए हैं इस स्क्रीन की वजह से, आपस में अपने बच्चों के साथ रिलेशन बेहतर बना सके। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और बहुत शुक्रिया इस सवाल का। इस सवाल से हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे और अर्जुमन से पूछेंगे, अर्जुमन इस मसले का जल्दी से आपको एक हल बताएं और अच्छा सा हल बताएं कि जिससे उनकी परेशानी भी हल हो और वो जो रिश्ते हैं जिन्हें आज कदर नहीं है, उन रिश्तों के दिल में जो है वो एहसास जो है वो पैदा हो जाए। देखें, अगर रिश्ते फिजिकली दूर है ना तो फिर भी उन रिश्तों को सही करना आसान है। सही। ना वो इमोशनली दूर हो गए हैं ना तो उनको सही करने में टाइम ज़्यादा लगता है। उसके लिए क्या है कि आप थोड़ी 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 जो ना पुरबत को लेकर आइए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि उम्मीद तो रहनी चाहिए ना, उम्मीद तो जिंदा उम्मीद तो रहनी रहनी, चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद क्या, सही हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि सही नहीं होते, सही हो जाते हैं। बेहतरीन। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, बस ये फ़र्क पड़ जाता है।
तो एक तो पहली चीज़ ये कि आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप हफ़्ते में 1 दफ़ा कॉल करती हैं, तो डेली कॉल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप तो 10 मिनट ज़रा ज़्यादा उनकी खैरियत मालूम करके रख लीजिए। ये नहीं हो कि आप उनको फ़ोन करके क्रिटिसाइज़ कर रही हों या कुछ इस तरीके की बात कर रही हों। दूसरी चीज़ ये कि स्क्रीन एडिक्शन भी बाकी एडिक्शंस के तरीके से है। जैसे बाकी की अगर मैं कहूँ मुझे सिगरेट की एडिक्शन है या चाय की एडिक्शन है या कॉफ़ी की एडिक्शन है, जिस तरीके से बाकी एडिक्शन है, उसी तरीके से स्क्रीन की एडिक्शन भी है। सही। अगर आज मैं 10 घंटा स्क्रीन देख रही हूँ, तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता कहूँगी कि चलो ठीक है, कल से मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं 9 घंटे से ज़्यादा नहीं देखूँगी। फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मैं 8 घंटे से ज़्यादा नहीं देखूँगी। फिर मैं डिसाइड करूँगी मैं 7 घंटे से ज़्यादा नहीं देखूँगी। फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मैं 6 घंटा, 5 घंटा, 4 मतलब घंटा इस कम तरीके कर से देंगे टाइम को, जो है उसको स्लोली, हम स्लोली, मैनेज स्लोली। करेंगे जी, अच्छा, स्क्रीन के टाइम। हेल्दी स्क्रीन टाइम क्या है? हेल्दी स्क्रीन टाइम ये है कि जो 2 साल का बच्चा है, उसको 5 मिनट की इजाज़त है देखने की। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना कम से कम फिर स्क्रीन टाइम आप रखें, ऐज के जी, अकॉर्डिंग रखें और अपनी अकॉर्डिंग जो टू है एज सेहत रखिए। का भी ख़्याल रखें और सबसे ज़्यादा कि अपने रिश्तों का ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया अर्जुमंद, आपके साथ हमारी बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही और आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और बहुत सारी दुआएँ हैं आपके लिए। इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। हम चलते हैं अपनी किचन कॉर्नर की तरफ। मदीहा हमारे साथ मौजूद है और मदीहा से पूछते हैं, मदीहा कैसी हैं? क्या कहाँ तक पहुँची? हमारी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 वेरिएशंस के साथ सैलड रेडी हैं। एक में मैंने सिर्फ योगर्ट ऐड किया है और इसमें मैंने सीड्स नहीं डाले हैं और ऑलिव्स का इस्तेमाल नहीं किया है। सेकंड वन में मैंने ऑलिव्स डाले हैं क्योंकि वो थोड़े से खुद में जूसी होते हैं और इसमें मैंने सीड्स ऐड किए हैं और इसमें लेमन जूस ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा ड्राई सैलेड है और ये हमारा योगर्ट सैलेड है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया मदीहा आपका इतना कलरफुल सा सैलेड बनाने के लिए और बहुत शुक्रिया आपका हमें देखने के लिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।